हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी क्लास 15, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपना मैकेनिक्स, उसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखिए आज मैंने पहले से थोड़ा नोट आउट करके रखा है, क्योंकि कल का जो वीडियो था काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो को छोटा बनाने के लिए पहले से नोट आउट करके रखा है। तो कल हमारा जो टॉपिक था वो गुरुत्वाकर्षण के 3 जो बल हम पढ़ रहे थे, न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके बाद में टॉपिक अपना फोर्थ रॉकेट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए रॉकेट के बारे में, देखिए रॉकेट का निर्माण, सबसे पहले तो रॉकेट जो है, भारत में रॉकेट का जो निर्माण है वो 4 चरणों में होता है, और यही जो रॉकेट बनाया जाता है अमेरिका में, जो इसका निर्माण 7 चरणों में होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अमेरिका में रॉकेट कितने चरणों में बनाया जाता है या भारत में कितने चरणों में। ठीक है, दूसरा टॉपिक है रॉकेट के बारे में कि रॉकेट में जो इंजन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में दे देता है कि रॉकेट में कौन सा इंजन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो वो इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन या निम्न तापी इंजन का उपयोग इस रॉकेट में किया जाता है। फिर है कि रॉकेट के अंदर जो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है ईंधन के लिए। ठीक है, और इसी ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से रॉकेट में प्रणोदक बल उत्पन्न होता है, और इसी बल के उत्पन्न होने से जो है रॉकेट आगे बढ़ता है। रॉकेट की जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करता है। फिर आता है अपना टॉपिक नया, बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। देखिए कल हमने बल की परिभाषा पढ़ी थी कि बल क्या होता है, कि बल एक सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि होती है जिसे हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बल का जो मात्रक होता है वो ऐसा पद्धति में न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में इसका न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो 10⁵ डाइन होता है। अगर 10⁵ डाइन 1 न्यूटन होता है तो हम इसका जो मात्रक है 10⁵ डाइन बराबर न्यूटन भी लिख सकते हैं। न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन भी लिख सकते हैं। ये सीजीएस पद्धति में होता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं टाइप ऑफ फोर्सेज, बल क्या होते हैं। तो देखिए बहुत तरीके के बल होते हैं, अलग अलग प्रकार के बल होते हैं। तो बल जो होता है, सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, फिर दुर्बल या क्षीण बल क्या होता है, और प्रबल बल क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं कि ब्रह्मांड में, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने बताया था 1666 ईस्वी में। टॉपिक डाल देती हूँ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था 1666 ईस्वी में। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो पिंड है, ये m द्रव्यमान का m1 द्रव्यमान और ये m2 द्रव्यमान का, इनके मध्य की दूरी है ये r। ठीक है, और ये बल F। तो उन्होंने बताया था कि दो पिंडों के मध्य जो बल लगता है, दो m1 m2 द्रव्यमान के जो पिंड हैं उनके मध्य एक बल कार्य करता है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके मध्य की जो दूरी है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसके डेफिनेशन में बोल सकती हूँ कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो देखिए बल जो है वो यहाँ पे F है, इनका द्रव्यमान हो गया m1 और m2, इनके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैं लिख सकती हूँ F बराबर 1/r²। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमने दूरी का वर्ग कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे F बराबर g m1 m2/r²। ये बल का जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूं F क्या है, G क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, r क्या है,
तो देखिए यहाँ पे F जो है वो बल हो गया है, M1 और M2 दो पिंडों का द्रव्यमान, दो पिंडों का द्रव्यमान। इसके अलावा R स्क्वायर पिंडों के मध्य की दूरी, पिंडों के मध्य की दूरी। अब आता है अपना G कि G क्या होता है। तो देखिए G जो होता है वो यहाँ पे एक नियतांक होता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो G जो होता है वो एक नियतांक होता है और इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, G का मान कितना होता है देखिए साथ में देख लेते हैं। हम G के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो G का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये ये G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है G की विमा। थोड़ा सा G के बारे में देख ही लेते हैं, जब पढ़ाई करने लग रहे हैं G की। तो G की विमा होती है इसकी M1 L3 और T-2। ये इसकी विमा होती है। इसकी यूनिट होती है, तो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, जो कि मैंने आगे पहले लिख दिए। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये होता है अपना गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण के बाद बल आवेग क्या होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बाद हम पढ़ेंगे बल आवेग क्या होते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो बल है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। पहले पढ़ते हैं अपन बल आवेग। टॉपिक डाल देती हूँ बल आवेग। देखिए बल आवेग की डेफिनेशन है तो वो होगी कि जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए लगाया जाता है, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए लगाया जाता है तो बल और समय के गुणनफल को ही बल आवेग कहते हैं। बल और समय का जो गुणनफल होता है, बल इंटू समय, इनका जो गुणनफल होता है उसे हम बोलते हैं बल आवेग। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बल आवेग। तो फॉर्मूले से याद रख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर कम समय के लिए कोई भी बल लगाया जाता है तो उसमें जो बल और जो समय है उन दोनों का जो गुणनफल होगा उसी को हम बल आवेग कहते हैं। ठीक है, बल आवेग का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर इसका मीटर नहीं होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। न्यूटन इंटू सेकेंड इसकी यूनिट होगी। तो ये था बल आवेग। क्योंकि बल आवेग से जो है क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि बल आवेग क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए बल लगाया जाता है तो वो बल और जो समय होता है, जो कुछ समय कम समय के लिए जो भी बल लगाया जाता है तो समय और बल का जो गुणनफल होता है वो बल आवेग कहलाता है। बल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। देखिए इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हथौड़े के द्वारा कील को दीवार में दबाना। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, हथौड़े के द्वारा कील को दीवार में लगाना। पहला एग्जाम्पल इसका, हथौड़े के द्वारा कील को दीवार में लगाना।
सेकंड इसका एग्जाम्पल है फुटबॉल की गेंद पर पैर का मारना। फुटबॉल की गेंद पर पैर का मारना। फुटबॉल गेंद पर पैर से मारना। थर्ड अपना एग्जाम्पल होगा इसमें कि बल्ले से क्रिकेट की गेंद को मारना। बल्ले से क्रिकेट बॉल को मारना। ये इसके एग्जाम्पल है, गुरुत्वाकर्षण बल आवेग जो भी है। ठीक है, कम समय के लिए इसमें जो बल लगाए जा रहे हैं वो ही इसमें हमने बताया है कि जो बल आवेग के एग्जाम्पल है कि हथौड़े के द्वारा कील को दीवार पर लगाना, फुटबॉल गेंद पर पैर से मारना और बल्ले से क्रिकेट बॉल को मारना, ये सारे बल आवेग के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिर अपन लेते हैं अपना नया टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री तल पर किसी वस्तु को अपनी ओर जिस वेग से खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री तल पर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, जी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण होता है क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पृथ्वी समुद्र तल पर, देखिए जो हम जिस तल पे रह रहे हैं उसको हम समुद्र तल से ऊपर है, लेकिन समुद्र तल पे वो खींचती है किसी वस्तु को, मतलब पृथ्वी का केंद्र जिसको बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का सेंटर जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कम होता है, फिर उससे कम होता है, कहाँ होता है, तो समुद्री तल पर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जी से समुद्र तल पर इसका मान क्या होता है, देखिए समुद्री तल पर इसका मान क्या होता है। समुद्र तल पर इसका मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति ग्राम स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति ग्राम स्क्वायर इसका मान होता है समुद्री तल पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण की कुछ कंडीशन होती हैं कि ये जो बल है कहाँ पे सर्वाधिक होता है, कहाँ पे सबसे कम होता है, कहाँ पे शून्य होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे इसका मान क्या होता है। देखिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति जब बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाता है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, IMP। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। याद रखना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी का मान जो है वो कम हो जाता है। सेकंड टॉपिक है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है तो जी का मान बढ़ता है। तो ये इसका उल्टा है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि घूर्णन गति बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति कम होती है तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जी का मान सर्वाधिक, जी का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। फिर है कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, तो देखिए विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या का मान अधिक होता है। तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। क्यों होता है पूछा जाए तो इसका रीजन डालना है, क्योंकि विषुवत रेखा पर, मैं सीधा लिख देती हूँ, क्योंकि वहां पृथ्वी की त्रिज्या
पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है या अधिक होती है? पृथ्वी की त्रिज्या का मान अधिक होता है। पृथ्वी की त्रिज्या का मान अधिक होता है। ये इसका रीजन है, क्योंकि है इसका अधिक होता है। पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान होता है वो अधिक होता है। फोर्थ नंबर है अपना कि प्रत्येक व्यक्ति पर 16,000 किलोग्राम का वायुमंडलीय दाब लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति पर अपने वायुमंडल का जो बल है, जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो भी हम बोल सकते हैं, वो कितना लगता है? तो वो लगता है 16,000 किलोग्राम। 16,000 किलोग्राम का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय बल, वायुमंडलीय दाब लगता है। मैंने ये जो भी पॉइंट बनाए हैं, देखिए बहुत ही शॉर्ट बनाए हैं कि एग्जाम बेसिस के हिसाब से बनाए हैं, कि एग्जाम में जिस बेस पे पूछे जाते हैं उसी बेस पे बनाए। कोई भी ज़्यादा या एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन मैंने इनमें नहीं डालना है। फिफ्थ नंबर है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति होवर की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर एक घूर्णन करती है और इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी किस गति से घूर्णन करती है? तो 1610 किलोमीटर पर होवर, 1610 किलोमीटर पर होवर की चाल से घूर्णन करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। तो ये तो सबको पता है कि दिन रात बनने का कारण क्या होता है? वो होता है पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, जिससे दिन रात बनते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए इनको कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर जी का मान बढ़ जाता है। जी का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे पृथ्वी की त्रिज्या का मान जो होता है वो अधिक होता है। इसके बाद है कि वायुमंडल के थ्रू जो किसी भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति पर जो दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब, वो होता है 16,000 किलोग्राम का। फिर है कि पृथ्वी जो है वो कितने किलोमीटर पर होवर की गति से घूर्णन करती है जिससे दिन रात बनते हैं? तो वो 1610 किलोमीटर पर होवर की गति से घूर्णन करती है। आगे देखते हैं। आगे इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं अभी हम, गुरुत्वीय त्वरण को ही हम पढ़ रहे हैं अभी। तो देखिए अब इसमें है कि किसी वस्तु का भार निश्चित नहीं होता है, लेकिन वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है। तो ये आपको पता है कि किसी वस्तु का भार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान, उसका खुद का जो वेट होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो जी का मान पृथ्वी पर, चांद पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो इस पे क्वेश्चन बनता है हमेशा कि जी का मान चांद पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा होता है 1/6। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चांद पर पृथ्वी की अपेक्षा जो जी का मान होता है वो होता है 1/6। ठीक है, और सूर्य पर जो होता है वो कितना होता है? सूर्य पर 28 गुना होता है। 28 गुना, पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना होता है सूर्य पर। तो चांद पर वायुमंडल नहीं होता है और सूर्य का जो दाब होता है वो कितना होता है? सूर्य का दाब, सूर्य का टॉपिक चल रहा है, सूर्य का दाब। तो देखिए सूर्य का दाब होता है वो होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है सूर्य का दाब। और चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसमें कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है तो चंद्रमा और सूर्य पर कितना होगा? तो देखिए पृथ्वी पर जो है उस यहाँ पे मैं नोट आउट कर देती हूँ कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है
10 न्यूटन पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पे कितना होगा? तो सिंपल से है, चंद्रमा पे 1/6 होगा, तो 10 इंटू 1/6 बराबर 1.6 न्यूटन हो जाएगा। फिर सूर्य का भार पूछा है, तो सूर्य पर 28 गुना होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10 इंटू 28, तो बराबर 228, मतलब 280 न्यूटन। ये भी न्यूटन में, आपको ध्यान रखना है कि जो भार है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर 1.6 न्यूटन हो जाएगा, और सूर्य पर उसका भार कितना होगा? तो वो हो जाएगा 280 न्यूटन। तो आज की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इसी के ऊपर, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, कुछ बल है, घर्षण बल क्या होता है, लिफ्ट में मनुष्य का भार ऊपर नीचे आने जाने से क्या फील होता है, क्या प्रतीत होता है, तो वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।